अजीब देसी पसंद है तुम्हारी। ये सुनो, हम देसी लोग हैं, देसी चीजें ही पाई। एक वो वक्त था जब तुम मेरे होंठों पे आने से पहले ही मेरे दिल की बात पा लेते थे। और अब एक वक्त ये है, मेरी बात लबों पर आने से पहले ही डर सी जाती है। चोर नज़रों से तुम्हारी आंखें देखती है और सहम कर लौट जाती है। एक वो वक्त था जब तुम मेरे होंठों पे आने से पहले ही मेरे दिल की बात पा लेते थे। सर, जब किसी का घर टूटने लगता है ना, तुम जैसे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई चीज टूट सी गई हो। इस प्रोफेशन में जज्बात का बिल्कुल दखल नहीं है हीरा। पता है, आपके साथ मुश्किल ये है कि आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं। एनीवे, उन लोगों को दोबारा कब बुलाया? 4 को सर, क्योंकि अगर उनके दरमियान रिकंसिलिएशन नहीं होता है तो 15 को उनकी पहली हियरिंग होगी। फाइल दीजिए। सर, फाइल अभी मुकम्मल नहीं है। लगता है आपने केस की ब्रीफिंग टाइप करना शुरू कर दी। गुड। अरे ये क्या है सर? मैं जरा देखूं तो क्या आपने पॉइंट्स कौन से बनाए? किसी ने सच कहा है, ये सारे लफ्ज झूठे हैं। असल मंजिल पे आने से पहले ही ये लोगों को यूं ही कहकर रास्ते से अक्सर भटका भी देते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये सारे लफ्ज झूठे हैं। अच्छा, क्या वाकई ये सारे लफ्ज झूठे हैं?
मिसेरा, जरा अंदर आइए। मिसेरा, ये क्या है? सर ये मेरी ताज़ा नज़म। ये यहाँ इस फाइल में कैसे पहुंची? फाइल में कैसे पहुंची पता नहीं, इसके तो पैर भी नहीं। ओहो, जाइए, जाकर ध्यान से काम कीजिए और शायरी की तरफ कम और केस की तरफ ज्यादा दिमाग लड़ाएं। जाइए। मुझे इससे नफरत है। किससे? दिमाग लड़ाने से। अरे वाह, ये तो नज़म बन गई। कौन सी? मैं आपको सुना सुनिए। मुझे इससे नफरत है। किससे? दिमाग लड़ाने से। वाह वाह। मिसेरा, जाएं, काम करें और मुझे तंग मत कीजिए प्लीज। सर, जापानी तर्ज शायरी में एक सिंफ होती है हाइको, उसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं। आप कहें तो मैं आपको सुनाती हूँ। ओ हीरा, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज जाइए। कि सर, जाती हूँ। क्या हुआ? अनाड़ी हो तुम, हटो बिल्कुल। थोड़ी मुझे दो, चलो। बिल्कुल अनाड़ी हो बिल्कुल। अच्छा, ये जिसका काम उसी को सांचे। क्या ख्याल है? ये तो तुमने सही लगाई थी, मगर जो तस्वीर है ना, ये कुछ तुम्हारी तरह टेढ़ी है। माफी मांगो, माफी मांगो, फौरन फौरन फौरन। हाँ? माफ कर दो प्लीज। चलो, माफ किया। ऐसा करो, जल्दी से गरम गरम प्याली चाय की पिला दो। चलो। बहुत नदी, जरा जरा से काम के लिए ना चाय की रिश्वत लेते हो। अच्छा बाबा, आइंदा कॉफी मांगो। अलमारी में कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है। अरे भाई, 2 रोज से पानी नहीं आता, मैं क्या करती? मेरे बाकी कपड़े कहाँ हैं? लॉन्ड्री में। मैं क्या पहनूं अभी? भाई कुछ भी पहन लो ना, मुझे ड्रॉप ही तो करने जाना है। कौन सा उतरोगे तुम वहां पर? तो मुझे समझ नहीं आती हर वक्त टिप टॉप रहने की क्या जरूरत है। क्या तुम इन कपड़ों में कुछ ओपरे ओपरे से लग रहे हो? बकवास मत करो, इन कपड़ों में बिल्कुल शहजादा सलीम लग रहा हूं। नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे रॉजर मोर ने धोती बनियान पहन ली। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
क्यों नहीं आए? अगर मैंने कपड़े धोए तो उसे मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ आई थी। ऑफिस में इतना सन्नाटा क्यों है आज? कहाँ है सब लोग? आज मैंने सबको जल्दी छुट्टी दे दी है ताकि हम इत्मीनान से बैठ के बात कर सकें। ये क्यों नहीं कहते कि हमारा केस उनके सामने हैंडल करते हुए तुम्हें बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी? क्यों? वैसे आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। लगता है मुझसे छुटकारा पाने की तुम्हें बड़ी खुशी है। ऐसे क्या देख रही हो? डिस्टर्ब लग रही हो? नहीं तो फिर बैठो ना। हाँ, बैठती हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम काम की बात शुरू करें, ये तुम्हारे शौहर के वकील की तरफ से लेटर है, इसे पढ़ लो। इसमें तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इन्फॉर्म किया है कि बच्चे की कफालत के लिए उन्होंने अदालत में एक पिटीशन दाखिल किया है और वो चाहता है कि उसकी बीवी को इत्तला दी जाए कि इस महीने की 10 तारीख को इस केस की पहली हियरिंग है। और इसके आखिर में तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। क्यों? हाँ। तो तुम अपनी तरफ से भी केस खुद ही लड़ोगे? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? अगर मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे शौहर के खिलाफ केस लड़ सकता हूँ तो क्या मैं अपनी तरफ से अपना केस हैंडल नहीं कर सकता? बोलो। मगर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। मेरा मतलब है कि एक वकील एक केस के दोनों क्लाइंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता है? ये एथिकली सही है? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, हम दोनों यही चाहते हैं, डू बेस्ट। मगर कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर रही है? हम दोनों में से कौन जीतेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस कौन जीते। अगर केस जीतने वाला वकील मैं होऊंगा तो केस हारने वाला वकील भी मैं ही होऊंगा। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपनी तरफ से इतना दिल लगाकर ये केस ना लड़ो। शायद तुम हमारा रिश्ता टूटने पर खुशी महसूस करो। हीरा, तुम ये बार बार कहाँ खो जाती हो? क्या कोई मसला है? क्या तुम्हारा इरादा बदल रहा है? दरअसल मैं सपोर्ट हियरिंग के बारे में सोच रही थी। वो, मेरा मतलब है मेरे शौहर पहले ही मुझे एक बड़ी रकम अदा कर रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सब तो पहले की बात है। उस वक्त वो ये नहीं जानता था कि तुम तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर रही हो। अब मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतर है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल तुमसे बात करे। मेरा ख्याल है ये मशवरा भी उसके चालाक वकील ने उसको दिया होगा। हाँ, और वो ये भी चाहता है कि ये बात बड़े एहतियात से रिकॉर्ड्स में आ जाए कि वो अपनी बच्ची से बेहद मोहब्बत करता है और उसके बहबूद का भी बहुत ख्याल रखता है। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। ये और बात है कि तुम क्या समझती हो और क्या नहीं। अब हम तुम्हारे डिवोर्स के ग्राउंड से बात करेंगे। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि नो फॉल्ट डिवोर्स हुई हो? मैं नहीं जानती कि इसको टेक्निकली क्या कहते हैं। हाँ, होती है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होता है जब दोनों फरीक तलाक हासिल करने के लिए राजी हों,
मेरा मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन हमारे मामले में बाकायदा केस लड़ा जा रहा है। मक्कार कहेंगे। तुम देखने में जितने चालाक हो, उससे ज्यादा बड़ी दाढ़ी तुम्हारे पेट में है। मैं जानती हूँ। तुम अगर शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूं। तुम्हें कुछ ऐसे ग्राउंड्स की जरूरत पड़ेगी जिनकी बिना पर अदालत तुम्हें तलाक ग्रांट कर सके, अगर तुम चाहती हो कि ऐसा हो। वकील और उसके क्लाइंट का रिश्ता कॉन्फिडेंशियल होता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंशियल। मैं सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को ट्रांसफर करूंगा जितनी की तुम कहोगी, और बाकी बातें एक ईमानदार वकील की तरह छुपा जाऊंगा। हाँ बताओ कि तुम्हें क्या क्या शिकायतें हैं। मेरा मतलब है किन ग्राउंड्स पे तुम्हें तलाक चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास तलाक के लिए कोई साउंड ग्राउंड है। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा खासा कमाता है, मेरा बहुत ख्याल भी करता है। मेरे ख्याल से वो मैं ही हूं जिसमें कोई फॉल्ट है। तुम्हें इस पॉइंट को जरा तफसील से बताना होगा। मेरे ख्याल से वो मैं ही हूं जिसकी वजह से ये शादी नाकाम रही है। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या किसी दूसरे की वजह से? काश ऐसा ही होता तो अच्छा होता। इस तरह मेरा मियाँ खुशी खुशी मुझे तलाक तो दे देता। मेरा ख्याल है कि तुम अपने शौहर को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना कि तुम्हें गुमान है। ये बात कि तुम्हारा किसी और के साथ, ये बात उसके दिमाग में उस वक्त से घूम रही है जब से तुमने तलाक का मुतालबा किया, और यही वजह है कि वो बज़िद है कि ये केस वो लड़ना चाहता है। मेरी जिंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत कि मैं उसको किसी से शेयर नहीं कर सकती। शेयर नहीं कर सकती? जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास तलाक लेने के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे शौहर का किसी और के साथ कोई अफेयर? नहीं, काश ऐसा होता तो कम से कम मैं अपना केस तो ढंग से लड़ सकती हूँ। नहीं, मेरे शौहर की पहली मोहब्बत उसका काम है। आपने तो ऐसे केसेस बहुत लड़े होंगे। हाँ, निगलेक्टेड बीवियां, अपने शौहर की नौकरी से नफरत करने वालियां, ये कोई अनोखा मसला नहीं है। लेकिन हर मसले का हल तलाक तो नहीं हो सकता। लेकिन इस दफा है। मैंने बहुत साल शिकायतें करते हुए गुजार दिए। शिकायतें, शिकायतें और सिर्फ शिकायतें। मेरा हाल अब उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह हो गया है जिस पर सुई एक जगह आके अटक जाती है और एक ही मिसरा बजता रहता है। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। हम लोगों को अपने बनाए हुए सांचों में नहीं डाल सकते। वो वैसे ही रहते हैं जिस तरह वो होते हैं। खास तौर पर जिन लोगों से हमें मोहब्बत होती है, हमें उन्हें बदलना नहीं चाहिए। जब मैंने अपनी शादी की नाकामी पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये शादी गलत रीजंस के लिए की थी। जैसा कि तुमने अभी बताया कि तुम्हें अपने शौहर से बेहद मोहब्बत है, तो क्या ये वजह शादी के लिए काफी नहीं? जो भी सुनेगा मुझे अहमक कहेगा। शायद आप भी मुझे पागल समझे। अरे ये आप जनाब क्या शुरू कर दिया? हम लोग तो पहले दिन से ही नाम बुलाने की टर्म्स पर हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसे इसी तरह रहने दिया जाए, प्लीज। तुम भी मुझे पागल ही समझो। दरअसल मम्मी शुरू से ही चाहती थी कि मेरी ऐसे इंसान से शादी हो जो बहुत बड़ा आदमी हो, जिसका अच्छा खासा प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, जो मुझे सर से पांव तक सोने में पीला करते, बड़ा सा घर हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो। मगर मैं इन सब का उलट चाहती थी। एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को दी। पापा शुरू में बहुत गरीब थे, घर का किराया मुश्किल से दे पाते थे। मम्मी को भी घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था।
बड़ा मुश्किल वक्त था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ये तो मैंने देखा है कि पैसे की तंगी की वजह से बहुत से जोड़ों में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं जिनका नतीजा तलाक होता है, लेकिन पैसे की ज्यादती की वजह से तलाक लेना, बात कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, ये हकीकत है। मेरी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत की बेइंतहा कमी रही है। वो मोहब्बत जो मम्मी और पापा के दरमियान थी, मुझे कभी नहीं मिली। उनकी इसी मोहब्बत ने उनको बुरे दिनों में बांध कर रखा था। मेरा ख्याल है मैं ही अहमक हूँ जो एक ऐसे आदमी में प्यार तलाश कर रही हूँ जिसे मेरी माँ ने चुना। मेरे ख्याल में ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाएगा ये। लेकिन बेगम, आपने राबिया को जो जबान दे रखी है, तो बचपन की बात थी, कौन सा सचमुच में मैंने रिश्ता किया था। और ऐसे जज्बाती जुमले तो अक्सर माएँ कहती रहती हैं कि मैं तुम्हारी बेटी लूंगी, अपना बेटा तुम्हें दूंगी। तो ठीक है बेगम, लेकिन सोच लें, उन्होंने तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर रखा है। भाई मैंने तो पहले से ही सोच रखा है कि मैं अपनी हिरा का रिश्ता या तो किसी बैरिस्टर को दूंगी या फिर किसी डॉक्टर को। वरना इंसान पैसे पैसे को तरसता ही रहता है। जैसा कि हमने आपको तरसाया। अरे अपनी बात छोड़िए, मेरा ख्याल है ये लड़का हीरा है, हीरा। इसी उम्र में अपनी जाती फर्म खोल ली है। क्या ख्याल है इस लड़के के बारे में? ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे चुना। पहले मैंने तुम्हें पसंद किया था, तुम्हारी मम्मी ने तो सिर्फ मेरे लिए रास्ता हमवार किया। एनीवे, मैं पेपर वर्क शुरू कर देता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मुझे दोबारा तुमसे जल्दी मिलना पड़ेगा और उसमें हमें बहुत सी चीज़ों का जायजा लेना होगा, मसलन विजिटिंग राइट्स वगैरह। मैं तुम्हारे और बिस्मा के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। तुम जब चाहो उससे मिल सकते हो। हमेशा की तरह तुम गलत कंक्लूजन पे जंप कर रही हो। हेरा, तुम नहीं बदलोगी। मुझ जैसे मसरूफ वकील के लिए इतना वक्त निकालना आसान होगा? कभी तुमने सोचा इसके बारे में? लेकिन बाप तो ज्यादातर वीकेंड्स पे ही बच्चों से मिलने आते हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? वैसे भी बिस्मा का स्कूल खुलने वाला है। एक तरफ तुम अपनी नौकरी में मसरूफ हो जाओगी और दूसरी तरफ मैं सिर्फ वीकेंड्स में मिलने आऊँगा। मम्मी और पापा बुढ़ापे की वजह से उसे इतनी तवज्जो नहीं दे सकेंगे। कभी तुमने सोचा कि इससे बिस्मा पर क्या असर पड़ेगा? मगर मैं तुम्हें कब उससे मिलने को मना कर रही हूँ? बिस्मा पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। इस बात को तय होने में ज़रा वक्त लगेगा कि बिस्मा पर किसका कितना हक है। फिलहाल हम कोई ऐसा हल निकालें जो हम दोनों को सूट करे। क्या ख्याल है, हम अगली अपॉइंटमेंट भी आज ही तय कर लें? जैसे तुम्हारे पास। बहुत चालाक हो तुम। आई देखती हो बहन, रोजाना कैसी बन संवर के जाती है। कहाँ जाती है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन नूनू के अब्बा बता रहे थे कि उसने कहीं नौकरी कर ली है। नौकरी वोकरी का तो बहाना है। खैर, चांद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे, तुम भी देख लेना। भाई मेरी तो आदत ही नहीं है कंसुइयां लेने की। हाँ, मगर एक बात है, मुझे तो शुरू से इस लड़की के लक्षण अच्छे नजर नहीं आते थे, इसीलिए तो मैंने अपनी शमसा को इससे कभी भी मेल जोल बढ़ाने नहीं दिया। देखो बहन, किसी की बहू बेटी के लिए इस तरह मुंह खोलकर नहीं बोलते। और वैसे मुन्नू के अब्बा तो उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे कि ये लड़की वो हाँ बहुत सेफ मेड और बोल्ड है। अच्छा, तो अब तुम्हारे मियाँ को भी उस लड़की में हीरे जवाहर नजर आने लगे। अरे बहन, मैं कहती हूँ अपने मियाँ को संभाल के रखो। वो लड़की अपने मियाँ को छोड़ के आई है। अरे तौबा करो बहन, एक तो तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, कोई और बात नहीं तुम्हारे पास करने के लिए? हाँ बहन, हमें क्या जरूरत है कि किसी के मामलात में दखल दें और अपना खून खुश्क करें। और वैसे भी बहन, तुम तो जानती हो अपनी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है कंसुइयां लेने की। मगर तुम पता तो करो आखिर बात क्या है।
क्या मेरे से कुछ सीन निकल आया तो इसमें देखिए। नहीं तो छुट्टी वाले दिन तो तुम कभी 12 बजे से पहले बिस्तर से निकलते ही नहीं थे, इसलिए कुछ हैरान से हो गई। अंदर आने को नहीं कहोगी? सॉरी, आओ ना अंदर। ले लो। ठीक है। इतनी जल्दी भूल गए आज का दिन? तुमको याद था? भूली तो नहीं थी, मगर इन हालात में कुछ सही नहीं लगता, जबकि हमारे तलाक का केस लड़ा जा रहा है। हाँ, इस मौके पर अपनी शादी की सालगिरह याद करना कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी जगह है और ये अपनी जगह। ये लो। शरीर, ये सब क्या है? अरे बुके है भाई, और क्या है? पकड़ो पकड़ो। बाय द वे, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक्स। बिस्मा कहाँ है? सो रही है, उठा दो। नहीं नहीं, वो असल में मैंने उससे वादा किया था कि आज हम लोग पिकनिक मनाएंगे। अच्छा, उसने मुझे तो नहीं बताया। ये हम लोग दोनों का सीक्रेट था। हम लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे। तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम भी हमारे साथ पिकनिक पे चल रही हो। मुझे ऑफिस जाना है। आज तो इतवार है, आज कौन सा ऑफिस खुला होता है? ये भी भूल गई क्या? स्टेट एजेंसी में इतवार के दिन ही ज्यादा काम होता है। वैसे भी आजकल मैं ओवर टाइम कर रही हूँ ताकि मैं तुम जैसे महंगे वकील की फीस अदा कर सकूं। वो बिस्मा तो तुम्हारे पास वैसे ही वीकेंड्स पर होगी, मैं घर में अकेली क्या करूंगी, इसलिए सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं कुछ कमा ही लूं। मैंने सोचा था कि हम लोग आज, खैर, तुम कितनी देर तक काम करोगी आज? सुबह से रात के 9 बजे तक। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग चल के कुछ खा लेते हैं। मैंने रास्ते में एक नई हलवा पूरी की दुकान देखी, वहां चलते हैं। मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि निहारी और तंदूरी नान का नाश्ता करते हैं चल के। क्या ख्याल है? शरीर, तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है? क्या ठीक लग रहा है? मैं तुम्हें घर चलने को तो नहीं कह रहा। क्या अब हम अच्छे दोस्त नहीं रह सकते? दोस्त? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर कोशिश करो। याद है तुम्हें, एक जमाने में हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझसे दोस्ती करो। मैं इन फजूलियत की कायल नहीं। आपकी और मेरी दोस्ती ऐसी है जैसे किसी चूंटी और गीदड़ की।